हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को संख्या का अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत समांतर माध्य की विधियों की रीतियों के बारे में अध्ययन किया था। तो सामान्यतः तीन प्रकार की जो रीतियां, तीन प्रकार की जो श्रेणियां बताई गई थी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी के अंतर्गत हम जो चार प्रकार समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए चार प्रकार की रीतियों के बारे में अध्ययन किया था पूर्व वाले क्लासों में। तो तीन प्रकार की रीति बारे हमने अध्ययन किया था। तो प्रथम जो रीति बताई गई थी प्रत्यक्ष रीति थी। दूसरी हमारी रीति कौन सी थी बच्चों? दूसरी हमारी थी अखंडित श्रेणी, कल्पित माध्य श्रेणी। तीसरी विधि बताई गई पद विचलन श्रेणी, पद विचलन रीति। और तो चौथी रीति बताई गई वह थी हमारी आकलन रीति या योग रीति। तो इन चारों रीतियों के बारे में ही हम अध्ययन, तीन रीति बारे में अध्ययन कर चुके थे। एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से तीनों रीति को समझ चुके थे। आज हम एक उदाहरण के माध्यम से चौथी रीति के बारे में, चौथी रीति के तरीके के बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए। समांतर माध्य हमारा जो बिंदु चल रहा है, उस बिंदु का नाम हमारा समांतर माध्य। समांतर माध्य, इसका संकेतांक क्या है वो आप सब विद्यार्थी को पता है। एक्स बार के द्वारा इसे संकेतित किया जाता है कि एक्स बार क्या है। इस पर समांतर माध्य ज्ञात करने की जो चार प्रकार की जो रीतियां बताई गई थी, प्रथम जो रीति थी, प्रथम रीति हमारी प्रत्यक्ष रीति, इसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पूर्व वाली क्लासों के अंदर अध्ययन कर लिया गया था। सेकेंड रीति जो बताई गई थी वह थी हमारी कल्पित माध्य रीति, कल्पित माध्य रीति। तीसरी जो रीति बताई गई थी वह थी हमारी कौन सी बच्चों? पद विचलन स्टेप वाला, जिसके बारे में हमने फिर पूर्व वाले क्लासों के अंदर उदाहरण के माध्यम से हमने उसको समझ भी लिया था। और जो चौथी रीति बताई गई है, जिस रीति का हमने आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, वह हमारी कौन सी है? आकलन रीति। कौन सी रीति बच्चों? आकलन रीति। वैसे देखा जाए तो व्यवहार में आकलन रीति का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, तो हम इसी रीति के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ लिख लेना है विद्यार्थी कि आकलन रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना। नंबर 4, आकलन रीति से समांतर माध्य, समांतर माध्य की गणना। आकलन रीति के द्वारा किस प्रकार से समांतर माध्य की कैलकुलेशन की जाती है, गणनाएं की जाती है, उसी बिंदु के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले मैं आपसे विद्यार्थी को बता दूं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें अवगत आपको नोटिफिकेशन मिल से रही। तो आज इसी आकलन रीति के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने से पहले सामान्य चर्चाएं जान लेते हैं। इस रीति का प्रयोग कब किया जाएगा, तो इसमें लिख लीजिए छोटे 2-4 लाइनें। समान वर्गांतर वाली ध्यान लिख देता हूं एक बार मैं। सतत श्रेणी चल रही है बच्चों, श्रेणी नंबर तीसरी है। ठीक है बच्चों, समान वर्गांतर वाली सतत श्रेणी में सतत श्रेणी में आकलन रीति द्वारा, आकलन रीति के द्वारा समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। इस रीति को, इस रीति को इस रीति को योग विधि,
योग विधि, इस रीति को योग विधि भी कहते हैं। एक तरह से इसका उपनाम आ गया। जो हमारी आकलन रीति है, जो आकलन रीति को योग विधि भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के चरण हमें अपनाने चाहिए, तो इस विधि का प्रयोग करने के लिए कौन कौन से चरणों की आवश्यकता है, तो यहाँ लिख लीजिए समांतर माध्य ज्ञात करने के चरण। यहाँ लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूं आकलन रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने के चरण कह सकते हो या स्टेप कह सकते हो। बच्चों, एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, मैं आपको हर क्लास में हर विधि के अंतर्गत अवगत भी करा रहा हूं। क्या बात? वह यह बात है कि आप चाहे समांतर माध्य प्रत्यक्ष रीति से करो, चाहे कल्पित माध्य विधि से करो, चाहे पद विचलन रीति से करो, चाहे आकलन रीति से करो, आपका उत्तर अर्थात समांतर माध्य चारों रीतियों के द्वारा एक ही बिंदु पर आएगा या एक ही मूल्य होगा। इन मूल्यों में अंतर नहीं आएगा तो केवल सन्निकटन वाले बिंदुओं पर, अर्थात निकटतम पूर्णांक वाले बिंदुओं में ही अंतर पाया जाएगा, नहीं तो इसमें अंतर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इक्वल आंसर से आएंगे। 37.8 आ गया, 39 आ गया, 37.7 आ गया, 37.678 आ गए। इस प्रकार से आंसर आ सकता है। आपका आंसर उसी के निकटतम बिंदु पे माना जाएगा। तो कौन कौन चरण हैं, हमें आकलन रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किस किस चरणों को आप पालन करना चाहिए। चरण नंबर फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप लिखिए, सर्वप्रथम श्रेणी में ज्ञात आवर्तियों की संचयी आवर्ती, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहने का तात्पर्य है, जिसका संकेतांक मैं पूर्व में बता भी चुका हूं आपसे विद्यार्थियों को, जिसका संकेतांक हमारा है बच्चों CF। ठीक है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम श्रेणी में ज्ञात आवर्तियों की संचयी आवर्तियां ज्ञात की जाएगी। पहली बात खत्म हो गई। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? जो हमारे पास आवर्तियां दी हुई है, उन आवर्तियों की संचयी आवर्तियां ज्ञात करेंगे। यहाँ समझ तो कैसे ज्ञात किया जाए? संचयी आवर्तियां ज्ञात करने के लिए इसका एक परिभाषिक तौर पर मैं यहाँ कह देता हूं, एक नोट रूप में सभी विद्यार्थी लिख लेना एक बार। एक नोट रूप में क्या बताया गया है? नोट हमारा क्या है? संचयी आवर्ती, अर्थात शॉर्ट रूप में बताता हूं, अर्थात आवर्तियों का क्रमबद्ध योग, आवर्तियों का क्रमबद्ध योग ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। संचयी आवर्ती है। यह एक बात हो गई कि आप संचय आवर्ती अर्थात आवर्तियों का क्रमबद्ध योग जो आपने ज्ञात निकाला है, वही योग आपका क्या कहलाएगा बच्चों? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। यहां तक क्लियर है बात? आगे चलते हैं दूसरे चरण पर। स्टेप नंबर 2 लिखिए,
संचयी आवर्तियां ज्ञात कर उनका योगफल। अब देखो संचयी आवर्ती अपने आप में खुद ही एक योग होती है, यहां पर योग का योगफल ज्ञात किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, योग का योगफल अर्थात योग का भी योगफल ज्ञात किया जाएगा। इसलिए मैंने इस दूसरी लाइन में लिखा है कि संचयी आवर्तियों को ज्ञात कर उनका योगफल ज्ञात किया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हो गया बच्चों, कहने का तात्पर्य हो गया सिग्मा CF। कहता तो क्या है बच्चों, प्रथम चरण हमने CF ज्ञात कर ली, सेकंड हमने सिग्मा CF निकाल लिया। अब CF निकाल के CF के बाद तो अपना थर्ड चरण क्या होता है, थर्ड चरण है थर्ड स्टेप, वो भी लिख लीजिए क्या बताया गया है। इन स्टेपों को ध्यान रखना है बच्चों, स्टेपों के माध्यम से प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो स्टेप बताया गया है, तत्पश्चात संचयी आवर्ती के योग में संचयी आवर्ती के योगफल कर लीजिए इसको, संचयी आवर्ती के योगफल में कुल इकाइयों, अब योगफल क्या होगा वो भी लिख लो तो साथ साथ में, आगे आप में कंफ्यूजन रहेगा। उसका योगफल कहने का तात्पर्य क्या बच्चा हो गया, सिग्मा CF, ठीक है। योगफल में कुल इकाइयों की कुल इकाई क्या होगी बच्चों, कुल इकाई का मतलब हो गया सिग्मा F कह सकते हो या इसे आप N भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब सेम टू सेम है। कुल इकाइयों की संख्या का भाग देकर, कुल इकाइयों की संख्या का भाग देकर F ज्ञात किया जाएगा, F ज्ञात किया जाएगा। ये लाइन समझ नहीं आई तो इसमें लिख लीजिए अर्थात तात्पर्य इसका मीन्स पूरी लाइन का है, यानी F बराबर सिग्मा CF अपॉन N या सिग्मा CF अपॉन N, दोनों में से भी आप किसी भी सूत्र का प्रयोग करके क्या निकाल सकते हो बच्चों, F का मूल्य ज्ञात कर सकते हो। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर 4 लिखिए, चौथा स्टेप क्या बताया गया है, फोर्थ स्टेप से क्या आपको प्रश्न का जब समाधान करोगे तो गलती होने की संभावना नाम मात्र की रहती है, तो पहले तो होती ही नहीं है, होएगी तो नाम मात्र रहेगी। थर्ड स्टेप लिखिए, तत्पश्चात अंतिम वर्गांतर का मध्य मूल्य भी कह सकते हो आपको, या उसका एक तरह से कहा जाए MV भी कह सकते हो। अंतिम वर्गांतर का मध्य मूल्य यानी कहने का तात्पर्य MV, अंतिम आता मध्य मूल्य ज्ञात किया जाएगा। तो अंतिम वर्गांतर है तो अंतिम वर्गांतर का मध्य मूल्य ज्ञात किया जाएगा। मध्य मूल्य कोई सा भी हो सकता है, जो अंतिम वर्गांतर होगा उसी के अनुसार मध्य मूल्य ज्ञात होगा। अंतिम वर्गांतर का मध्य मूल्य ज्ञात किया जाएगा।
अब मध्य मूल्य किया जाएगा जिसका संकेतांक, इसको भी ताकि कंफ्यूजन रहेगा, जिसका संकेतांक m, दोनों तरफ कोमा लगा हुआ है बच्चों, ध्यान रखना, जिसका संकेतांक m होगा। वे ज्ञात किया कैसे किया जाएगा, ज्ञात करने का सूत्र लिख देता हूं यहाँ पे, m कोमा यानी m अंतिम, इसका मतलब m अंतिम ज्ञात करने के लिए L2 में से L1 घटा दी जाएगी अंतिम वर्ग की। किसके बच्चों, अंतिम वर्ग, यहाँ लिखता हूं एक बार, अंतिम वर्ग की, अंतिम वर्ग की, अंतिम वर्ग की होगी L2 माइनस L1, तो हमारे गिर जाएगी। चौथा स्टेप हो गया। अंतिम पांचवा स्टेप लिखिए, नंबर 5, पंचम स्टेप क्या है वो भी लिख दीजिए, फिफ्थ स्टेप, पांचवा स्टेप है। तथा अंतिम चरण में निम्न सूत्र द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा, अंतिम सूत्र क्या है उसको लिखने के लिए आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा। मैं आगे अंतिम सूत्र बताता हूँ, समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। समझ आ गई। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, तो बेझिझक कमेंट की सहायता से आप पूछ सकते हो। समझ आ गई बात सभी विद्यार्थियों को। चलिए बहुत अच्छी बात। चलो इसका सूत्र लिख लीजिए, लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने, शाबाश। सूत्र क्या है उसका भी देख लो एक बार, ताकि पता लग जाएगा आपको कि किस प्रकार से आकलन रीति के द्वारा या योग रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाती है। कोई भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट की सहायता अवश्य लीजिएगा, ताकि आप कोई गलती नहीं कर सके, एग्जाम में कोई गलती नहीं हो आपके पास, सफलताएं आप प्राप्त करते रहो। देखिए ये सूत्र क्या है, सूत्रानुसार यहां लिख देता हूं मैं, सूत्र क्या है आकलन रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिख लीजिए। x बार बराबर, x बार का मतलब क्या है वो मैं सब लिखा दूंगा अभी। m हमारा रहेगा अंतिम वर्ग का, m माइनस आई ब्रैकेट f माइनस 1, ये हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है बच्चों, इसमें यहाँ लिख लीजिए विस्तारित रूप इसका, x बार बराबर समांतर माध्य, हमारा ये m है, जो m है हमने क्या निकाला है, m कह दो या सिंगल m कह दो। ठीक है बच्चों, यहाँ इस अलग जो कोमा लगा है इसका मतलब अंतिम वर्ग का, लिख लीजिए अंतिम वर्ग की सतत श्रेणी के अंतिम वर्ग का मध्य मूल्य, सतत श्रेणी के अंतिम वर्ग का मध्य मूल्य क्या होगा बच्चों, m होगा। और i का मतलब क्या है वो भी लिख लीजिए, i का मतलब लिख लीजिए अंतिम वर्ग का वर्गांतर कैसे निकालेगा, यहाँ लिख लीजिए L2 माइनस L1, यानी L2 मतलब हो गया हमारा अपर लिमिट, L2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, उच्चतम सीमा या अपर लिमिट। उच्चतम सीमा का होती है L2 और L1 होती है हमारी बच्चों निम्नतम सीमा, यानी लोअर लिमिट कहने का तात्पर्य है निम्नतम सीमा। तो दो L1 होगी हमारी उच्चतम सीमा और L2 हमारी हो गई निम्नतम सीमा। ठीक है, हमारा क्या रह गया,
एफ, एफ क्या है वो एफ भी लिख लीजिए। एफ हमारा क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए एफ बराबर लिख लीजिए संचयी आवर्तियों के योग में, जैसे बच्चों संचयी आवर्तियों के योग में कुल इकाइयों या कुल आवर्तियों से विभाजित करने पर प्राप्त मूल्य हमारा क्या होगा, एफ होगा। 1 2 3 4 में दर्शाए गए हैं। तो इन चारों के बारे में बता दिया खुल के स्पष्टीकरण रूप में कि किस प्रकार से होगा अंतिम वर्ग जो भी होगा। मध्य मूल्य कहने का तात्पर्य बच्चों हमारी एम भी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों मध्य मूल्य का मतलब, एम वी, मिड वैल्यू केंद्र बिंदु पे कह सकते हैं या मध्य मूल्य भी कह सकते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा आप आकलन रीति के माध्यम से समांतर माध्य की गणना कर सकते हो। यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है स्वतंत्र रूप से। अब आप एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण किताब में दिया हुआ नहीं है, फिर मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण के तरीके के माध्यम से आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से आकलन रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाती है। अभी इसी क्लास में बताऊंगा तो काफी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम उदाहरण जो अध्ययन करेंगे तो आगे आने वाली क्लास के द्वारा हम इस रीति के उदाहरण को समझेंगे। यदि समझ में आ गया अच्छी बड़ी प्रकार से, बहुत अच्छी बात, तो इसे लिख लेना, नोट कर लेना। चैनल के हमारे चैनल द्वारा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत इसके उदाहरण के द्वारा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।